क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। अब ये मेथड्स ऑफ इंक्वायरी यानी दो मेथड है सिंपल, ये कि इसमें से आपको इन्हें 2 से 3 दो एमसीक्यू तो आएंगे इसमें से, बराबर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड सेम के लिए। ये क्वेश्चन आपको 6 या तो 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 6 to 7 मार्क्स का। ओके। अब इंक्वायरी की मेथड यानी अगर मैं इकोनॉमिक्स में कोई भी एनालिसिस करना चाहता हूँ, यानी इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ अगर किसी को पूछना चाहते हैं हम, तो इंक्वायरी करने के लिए यानी पूछ परछ करने के लिए कौन सी दो अलग अलग मेथड चलेगी। तो एक इंडक्टिव मेथड है और दूसरी डिडक्टिव मेथड है। नाम भारी है लेकिन काम एकदम हल्के है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, समझनी भी। देखो, ईच साइंस फॉलो सर्टेन मेथड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स लॉस। यानी कोई भी नियम बनाना हो, फॉर्मुलेशन यानी बनाऊ, तो कोई भी अगर नियम बनाना हो, प्रिंसिपल या तो थियरम, थियरम यानी प्रमेय के भाई, बट उसका अपने यहाँ पे रूल्स के नाम से लिख सकते हो उसको। इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूजेस मेथड्स फॉर इट्स एनालिसिस। तो दो अलग अलग मेथड यूज करती है। तो कोई भी साइंस अगर है तो साइंस के साथ में आता है मेथड, क्योंकि मेथड चाहिए किस लिए, कोई भी प्रिंसिपल को बनाने के लिए, लॉ को बनाने के लिए, या कोई भी थियरम को बनाने के लिए। अब इसमें आया पहला इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जो एम्पिरिकल है ना, उसका मतलब होता है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, राइट। इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करवानी पद्धति, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखेंगे। हियर द ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर आर अप्लाइड टू होल पॉपुलेशन। मतलब मैंने क्या देखा कि मैं, ये एक सिंपल सी बात है। देखो, मैंने देखा कि भाई एक भाई है मेरे सामने जो खड़े हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम कौन सी समाज से हो, तो मुझे लगा कि उसने जैसा बिहेव करा वैसे ही सारे उसके समाज के लोग भी करते होंगे। ये हो गया तुम्हारी इंडक्टिव मेथड। मतलब एक के बिहेवियर के ऊपर से मैंने जनरल बिहेवियर सबका समझ लिया, कि मैंने समझ लिया कि ये फलानी कंपनी में कोई इंसान काम करता है, ये अगर ये टाइम पे जाता है तो इसका मतलब सारे लोग इसी टाइम पे जाते होंगे ये कंपनी के अंदर। ये मैंने समझ लिया, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। समझ में आई बात? इंडक्टिव समझ में आया कि मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक इंडिविजुअल को यानी कोई एक पर्सनल इंसान को खाली एक पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं, और उसके ऊपर से उसका पूरा समाज या उसके पूरे जितने भी लोग हैं उसके जैसे उन सबके कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हियर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज, सॉरी, अंडर इंडक्टिव मेथड, ये अंडरलाइन करो, ये जो आपका एमसीक्यू है। अंडर इंडक्टिव मेथड वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अंडर इंडक्टिव मेथड वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। मतलब एक को समझ के पूरी दुनिया को समझने की ट्राई करते हैं, या एक प्रोडक्ट को समझ के उस जैसी सारी प्रोडक्ट को समझने की ट्राई करते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरा कंप्यूटर मेरी आंखें खराब करता है, तो हमने ऐसा मान लिया कि सब कंप्यूटर सबकी आंखें खराब करते हैं। ये इंडक्टिव मेथड। समझ में बात आ गई? ओके। हियर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व, यानी किसी एक का बिहेवियर, इंडिविजुअल यानी एक, किसी एक का बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसके ऊपर से हम पूरी जनरल थियरी को एस्टैब्लिश करते हैं, सबकी थियरी को एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस देखो, बहुत मस्त एग्जांपल से समझाया गया है कि प्रोड्यूसर ए वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज यानी महत्तम, मैक्सिमाइज यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको चाहिए। प्रोड्यूसर बी wants to maximize profit, C wants to maximize profit और D wants to maximize profit। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं कि वो प्रॉफिट ज्यादा कमाए। सिंपल, ये इंडक्टिव मेथड। अब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब देखे कि सही के गलत, चेकिंग, सम चेक बोलते हैं ना, चेकिंग करना, उसको इवैल्यूएशन बोलेंगे। अपने एग्जाम में पेपर चेक करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। पेपर चेकिंग को इवैल्यूएशन, तो मतलब ये मेथड सही है कि गलत है, दोनों को चेक करना, उसको इवैल्यूएशन बोलेंगे। तो देखिए इसमें अब
इवेल्युएशन ऑफ इंडक्टिव मेथड में मेरिट यानी फायदा, मेरिट्स फायदा, इट इज सिंपल मेथड, सबसे आसान है। द कंक्लूजन मेड अंडर इंडक्टिव मेथड आर लाइकली टू शो द एक्चुअल रियलिटी बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। इससे तुमको रियलिटी पता चलती है, एक्चुअल रियलिटी, सही में रियलिटी क्या है वो पता चलती है, क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व किया तुमने और उसके ऊपर से तुमने सबका जजमेंट निकाला है। तो मतलब सबको ऑब्जर्व करने के बाद जजमेंट निकाला तो वो सही होने के चांस ज्यादा है, लेकिन उसके डीमेरिट्स यानी गैरफायदा, limitations, but it involves cost of collection of data in terms of time, energy and money। मुझे हर इंसान को पूछने जाना पड़ेगा, किसी को पूछने तो इसमें टाइम जाता है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है और ज्यादा पैसे भी, क्योंकि ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा उसके लिए। एंड नेक्स्ट पेज पे, मोर ओवर देर इज डेंजर ऑफ रीचिंग रॉन्ग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन। हमने बराबर से ऑब्जर्व ना किया हो, इनकम्प्लीट यानी अधूरू, तो अगर अधूरू अवलोकन ऑब्जर्वेशन अगर आपने करिए तो रॉन्ग कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब अंत સુધી પહોંચવાની, यानी मतलब એનો સાર आपने खोटो लखी सकिए। कंक्लूजन का मतलब जो लास्ट में जो समरी है ना वो गलत हो सकती है हमारी। तो ये इंडक्टिव मेथड में क्या देखा, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ड है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। एग्जाम्पल में क्या देखा कि एक प्रोड्यूसर चाहता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, दूसरा चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, तीसरा चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। तो हमने समझ लिया कि सारे प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। वो इसके मेरिट और डीमेरिट में क्या देखा हमने, ये सिंपल मेथड है, और दूसरा इसमें नॉर्मली जो आंसर आता है वो सही आता है, लेकिन उसके डीमेरिट में सबसे पहला डीमेरिट सबको पूछने जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो जाते हैं, और रॉन्ग कंक्लूजन के ऊपर तुम पहुंच सकते हो। ये तुम्हारा समरी हो गया इसका। अब डिडक्टिव मेथड, दिस मेथड ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड या तो एनालिटिकल मेथड, उसमें उल्टा जाना है, जनरल टू पर्टिकुलर। ये दूसरा जो एमसीक्यू दो में से एक पूछेंगे, ये दो में से एक आएगा, आएगा और आएगा आज 100% ये एमसीक्यू आएगा। ओके, इट इज बेस्ड ऑन सिंपल एजम्पशन एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हियर assumptions about general behavior are applied to individual cases। under deductive method we go to underline करो, ये हमने जनरल बिहेवियर समझ लिया। जैसे कोई बोलता है कि भाई इंसान है ना बहुत मतलबी जानवर है, हमने किसी ने ऐसा बोल दिया कि इंसान बहुत मतलबी जानवर है, फिर मैंने देखा कि भाई फलाना भी एक इंसान है जन, तो वो भी मतलबी होगा। तो मतलब मैंने पहले पूरे साले इंसान को बोल दिया कि ये मतलबी है, मैंने समझ लिया कि वो मतलबी होते हैं। तो इसके बाद में कोई दूसरा इंसान मुझे मिला तो उसको भी मैंने क्या मान लिया, ये भी मतलबी जो होगा। इट इज बेस्ड ऑन सिंपल एजम्पशन और फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी फैक्ट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जो हमको समझाया गया है सालों से कि ऐसा होता है ऐसा होता है, उसको हमने समझ लिया ऐसा। Here generally established fact and laws are accepted without questioning their validity। हम क्या मानते हैं, जैसे बोलो, ध्यान देना कि अगर बोले अपने के कोई इंसान अगर 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो वो इंसान ऑनेस्ट होगा, हमने ऐसा मान लिया। तो किसी को देखा हमने कि भाई यह इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ने जाता है, तो मतलब ये भी ऑनेस्ट होगा, हमने ऐसा समझ लिया। ये क्या हो गया, उसकी वैलिडिटी कोई चेक नहीं करता। वैलिडिटी मतलब सही या तो गलत, उसको वैलिडिटी बोलते हैं, बराबर। तो ये कोई चेक करने नहीं जाता है। The assumption is that what is applicable to all must be applicable to the individual। मतलब assumption क्या है, जो सबको लगता है वो तुमको भी लगेगा। और जैसे रूल बाहर नहीं होते कि इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ, फिर तुम एक डॉक्यूमेंट कम लेके आओ वो भगा देंगे तुमको। एग्जैक्टली जो सबके लिए लगता है वो तुमको भी लगेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा डिडक्टिव मेथड। अब फॉर इंस्टेंस प्रेमिसिस, प्रेमिसिस मतलब एजम्पशन, धारणा के भाई प्रेमिसिस લખેલું છે ને। ફોર ઇન્સ્ટન્સ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોર ઇન્સ્ટન્સ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, અને પ્રેમિસિસનો મતલબ થાય ધારણા, એઝમ્પશન। ऑल प्रोड्यूसर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सारे प्रोड्यूसर का एक ही मकसद होता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं। टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो भी एक प्रोड्यूसर है, तो कंक्लूजन क्या आएगा कि टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उल्टा हो गया, ऊपर जो किया था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, समझे कि नहीं।
ना अब इवेल्युएशन इसका भी देखे डिडक्टिव मेथड का, उसके फायदे और नुकसान। मेरिट, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि ये तो बनाई बनाई बात है, सालों से जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा होगा, बराबर, तो ये बनाई बनाई बात है ना, इसलिए इसके लिए डेटा कलेक्शन करने की आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। एंड द कॉस्ट ऑफ द मेथड इज सर्टेन एंड एक्यूरेट इफ द एजम्पशंस अबाउट जनरल बिहेवियर आर आल्सो ट्रू एंड एक्यूरेट, यानी तुमने अगर जो एजम्पशन है यानी धारणा तुम्हारी अगर सही है, तो मतलब तुम्हारे सारे के सारे जितने भी इसके बाद के आंसर्स आते हैं वो सब भी कैसे होंगे, सही होंगे। સર્ટેન એટલે ચોક્કસ અને એક્યુરેટ સર્ટેન બંનેનો મતલબ એક જ થાય, ચોક્કસ। સર્ટેન, એક્યુરેટ, ચોક્કસ। इट इज इजी एंड सिंपल टू अप्लाई, यानी ये मेथड सबसे इजी लगती है हमको, क्योंकि जनरल उससे भी इजी है, यानी इंडक्टिव मेथड से भी इजी है। इट इज इंपॉर्टेंट मेथड इन इकोनॉमिक एनालिसिस व्हेन इंडक्टिव मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। पर याद रखो पहली मेथड कौन सी अप्लाई करेंगे इकोनॉमिक्स में, इंडक्टिव, वो ना मिले तो डिडक्टिव मेथड। लिखा है ना कि जहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव मेथड डिफिकल्ट होती है ना, वहाँ ये मेथड चलती है। अब यहाँ पे भी देखो डीमेरिट में, यानी उसके भी limitations, there is a danger of reaching wrong conclusions if the assumptions are incorrect। तुम्हारे assumption बने बनाए हुए, किसी ने उसको बाद में चेक नहीं किया, तुमने सबने उसको ट्रूथ समझ लिया यानी सही जैसा समझ लिया, तो अगर वो assumption गलत हुए तो तुम्हारा काम भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में a government policy based on these method could be harmful if the assumption made about people of a country are wrong। हमने लोगों के बारे में गलत धारणा बना ली कि हमारे कंट्री के लोग ऐसे हैं, तो उसके बेस के ऊपर अगर हमने कोई भी नया डिसीजन लिया या कोई भी नई पॉलिसी यानी नीति बनाई, तो उसका रिजल्ट हमको खराब मिलेगा, समझे। तो डिडक्टिव मेथड में क्या, पर्टिकुलर से जनरल, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल, बराबर। क्या हाँ बोलते हो, गलत बोल रहा हूं मैं। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव में पर्टिकुलर से जनरल, और यहाँ पे डिडक्टिव में जनरल से पर्टिकुलर, बराबर। तो हम अगर इंडिविजुअल को स्टडी करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में यानी सबके बारे में एक राय बना लेते हैं तो वो इंडक्टिव मेथड। लेकिन जो राय पूरे समाज के बारे में, वही राय किसी एक इंडिविजुअल के बारे में भी हम बना लेते हैं, वो डिडक्टिव मेथड होगी, बराबर। समझ में आ गया।